हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फो हिंदी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे कोई भी सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई भी डिफेंस पर्सन हो, आप अपना 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे भर सकता है। इस वीडियो में आईटीआर भरने का जो प्रोसेस है उसको मैंने इतने सरल तरीके से बताया है कि आपको अपना आईटीआर भरने के लिए किसी तीसरे के पास जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और ना ही किसी को पैसे देकर भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत है तो बस इस प्रोसेस का जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बने रहिए अंत तक मेरे इस वीडियो के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको टैक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं टैक्स के रिगार्डिंग, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और इस वीडियो के अंत में भी इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से ये सारे वीडियो को आप देख सकते हैं आसानी से। सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है ई फाइलिंग। उसके बाद इसमें जो पहला ऑप्शन आता है वो इनकम टैक्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे आईटीआर की साइट पे, और ये हम आ गए आईटीआर की साइट पे, जहाँ पे हम भरेंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप इस साइट पर पहली बार आए हैं तो आपको क्रिएट करना होगा आईटीआर का अकाउंट, उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। इसमें लॉगिन करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है। आप अपने पैन कार्ड के थ्रू इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर पाएंगे, जिस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो का सहारा ले सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और एक बात, इससे पहले अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न किसी एजेंट के थ्रू भरवाया था और वह एजेंट आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड देने से मना कर रहा है, तो आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले से ही बना रखा है, और यहाँ पे यूज़र ID में आपका पैन नंबर होता है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस वाले पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है उस वाले कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आईटीआर भरने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आईटीआर भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है सारे बैंक डिटेल्स आपके पास पहले से ही मौजूद होने चाहिए, और चौथा है फॉर्म 16 जो कि आपको आपके एम्प्लॉयड की तरफ से इशू हुआ रहता है। तो मेनली इन 4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पैन कार्ड ऑलरेडी पहले से आपका दिया हुआ रहता है, असेसमेंट नंबर 2020-21 का है। उसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। चूँकि हम आईटीआर 1 भर रहे हैं इसलिए आईटीआर 1 को हम चुन लेंगे। एक्चुअली मैक्सिमम सैलरीड पर्सनों को आईटीआर 1 ही भरना होता है। उसके बाद फिलिंग टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ओरिजिनल एंड रिवाइज रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिशन मोड पे जाकर यहाँ से प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, इससे पहले आपने कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेरे सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगा, और टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। आईटीआर फॉर्म का जो नाम दिया गया वो है सहज, और ये है आईटीआर का मेन पेज, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं 9 टैब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें पहला है इंस्ट्रक्शन टैब, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे कुछ बता देना चाहता हूँ। फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या है कि समय समय पर इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके फॉर्म को सेव करते रहना है। एंड प्रीव्यू एंड सबमिट पे तभी क्लिक करना है जबकि आपका फॉर्म पूरी तरह से एक बार फिल हो जाए, उसके बाद ही प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो दूसरा टैब है पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन, इस वाले टैब पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो दूसरा टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का, इसमें क्या है कि जितने जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल होते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो सही है कि नहीं। अगर कोई गलत है तो आप यहाँ से एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे फील्ड अंडर सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हमको बिफोर ड्यू डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो बिफोर ड्यू डेट के पहले है।
इस बार जो ITR भरने का जो लास्ट डेट है जो है 30 नवंबर का, इसलिए बिफोर ड्यू डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस बार ITR में 3 नए ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला है यदि आपके करेंट अकाउंट से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे आप ITR के स्लैब में नहीं आते हैं फिर भी आपको अपना ITR भरना पड़ेगा। और दूसरा है अगर आप बाहर कहीं घूमने के लिए गए हैं, वहाँ पर आपने 2 लाख से ज़्यादा अगर खर्च कर दिया है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। और तीसरा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से ज़्यादा आया है तो भी आपको ITR भरना पड़ेगा। वैसे मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, लेकिन आपके केस में अगर इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन अप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है और समय समय पर क्या है फॉर्म को सेव करना है, जो कि मैंने पहले बताया था। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स का। इसमें हमें अपना टैक्सेबल इनकम दिखाना होता है और जितने भी प्रकार के डिडक्शन होते हैं वे सारे इसी में दिखाने होते हैं। जो पहला दिख रहा है आपको B1 में ग्रॉस सैलरी का, तो इसमें हमें हमारे एम्प्लॉयड के पास जो हमें फॉर्म 16 मिला होता है उसमें ग्रॉस सैलरी का जो भी अमाउंट रहता है फॉर्म 16 में, तो उस वाले अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देना होता है। उसके बाद आपको अगर कोई भी अलाउंस मिला है तो उसका जो डिटेल होता है आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ रहता है, तो उन अलाउंसों पर भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस। इसमें आप अपने पे स्लिप से देख सकते हैं कि आपको कौन सा अलाउंस मिला है। मेनली जो सैलरीड पर्सन है उनमें HRA का जो अलाउंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने फैमिली को कहीं रेंट पे बाहर रख रहा है और सरकार के द्वारा HRA अगर उसे दिया जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस पे वाला जो ये दिख रहा है यहाँ पे है, जो चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन हमको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से हमें अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, तो इस वाले सेक्शन को हमें चुन लेना है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे सेक्शन दिए हुए हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो भी सेक्शन के अंडर आप आते हैं तो उसका एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई LTC है तो उसका भी क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए आपके लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम में आप एग्जम्पशन के लिए कितना अमाउंट डाल सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वाले फार्मूले को आप अपना सकते हैं। टोटल रेंट पेड माइनस बेसिक का 10% टू 12। इस फार्मूले के हिसाब से जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका HRA एग्जम्पशन अमाउंट होगा, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ में अगर आपका खुद का घर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले ऑप्शन को रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे हमें इनकम हुआ है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से कुछ इनकम हुआ है, या फिर फैमिली पेंशन फंड से कुछ इनकम हुआ है, फिर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड करने से कुछ इनकम हुआ है, तो इस वाले इनकम को यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये डिडक्शन का कॉलम। इसमें सबसे पहले है ATC डिडक्शन, जिसमें मान लीजिए आपने कोई LIC पॉलिसी लिया है या किसी PPF में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने किसी इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है और वो ATC के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप पूरे प्रीमियम अमाउंट को डाल सकते हैं। ATC में क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक का छूट ले सकते हैं। उसके बाद है ATCC से ATCCD, ये सभी पेंशन का सेक्शन है। आपने अलग से किसी पेंशन फंड में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है 80D, ये हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। इसमें अगर आपने खुद का या फिर अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उसका छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन 80E के तहत अगर आपने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई होम लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं तो उसका छूट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिडक्शन मौजूद है, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा डिडक्शन आपके लिए अप्लीकेबल है, उस सेक्शन के तहत आप छूट ले सकते हैं। तो देख लीजिए आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। इसी में है ATG, जो कि डोनेशन से संबंधित है। जैसे आपने कहीं किसी संस्था को डोनेट किया है, जैसे हाल ही में आपने सुना होगा PM केयर्स फंड में डोनेट करने के लिए काफ़ी लोगों को कहा जा रहा था, तो उस टाइप का कोई फंड है और उसमें डोनेट किया है और उसका डिटेल आपके पास मौजूद है, उस अमाउंट को आप यहाँ पर डालकर टैक्स में छूट ले सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे डिडक्शन है, अगर आप इसके अंडर आते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिडक्शन होगा, टोटल डिडक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसका नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्प्ट
इस वाले कॉलम में अगर आपने कोई खेती से इनकम अर्न किया हुआ है तो उस वाले अमाउंट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद लास्ट का जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपने ऊपर जो भी अमाउंट डाला है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा। आपको कितना अमाउंट रिफंड हुआ है या फिर आपको टैक्स और देना है या फिर नहीं देना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो भी डाटा है वो सेव हो जाए। उसका नेक्स्ट जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है टैक्स डिटेल्स। इस वाले कॉलम में आपको आपके टैक्स का डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस वाले कॉलम में आपको कुछ अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो आपके 26 AS फॉर्म से उठ के यहाँ पे आ जाता है। या यूँ कहें तो आपके एम्प्लॉय ने आपका कितना टैक्स काटा है वो सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसका नेक्स्ट जो है, तो इस वाले कॉलम में आपने टोटल कितना एडवांस टैक्स पेड किया है वो देखने को मिल जाएगा। टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कोई TDS क्लेम किया है तो वो अमाउंट देखने को मिलेगा। टोटल टैक्स आपने कितना पेड किया है वो देखने को मिलेगा। और अमाउंट अगर आपको पेड करना हो तो वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपका रिफंड अमाउंट बनता है तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट डिटेल को यहाँ पे डालिए, उसके बाद एक एक करके बाकी सारे बैंक डिटेल को यहाँ पे डालिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, और उसमें ये लिखा होता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है वो बिल्कुल सही डाला है और वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो खुद भरा है, इसलिए सेल्फ। उसके बाद आपका जो होम प्लेस है उस वाले प्लेस को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन को चुन लीजिएगा। नेक्स्ट टैब है शेड्यूल DI। इसमें अगर आपने 1/4/2020 से 30/6/2000 के बीच में आपने अगर कोई डिडक्शन लिया है तो उस अमाउंट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद है 80D का, ये वाला कॉलम हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट है शेड्यूल 80G। इसमें अगर आपने किसी संस्था को पैसे डोनेट किए हैं, जैसे PM केयर्स टाइप फंड में, इस टाइप के किसी फंड में अगर आपने पैसा डोनेट किया है, इसका डिटेल आपके पास मौजूद है, उस वाले अमाउंट को डालकर यहाँ पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म एक बार फिर से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप एक बार अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर सकते हैं। और आप पूरी तरह से अगर कंफर्म हो जाए कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, E-वेरीफाई करने का। इसके बाद आपका जो ITR भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका समाधान आपको